बच्चों, कविता के पूरे प्रश्न उत्तर देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको पूरा पाठ और इसके प्रश्न उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, काफ़ी व्यस्तता के कारण आप तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज फिर मैं आपके सामने कक्षा 7वीं से पाठ 13 मेरे देश के लाल इस पाठ का इस कविता का वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा 7वीं का एक और नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। पाठ का नाम है मेरे देश के लाल और ये कविता है जिसके कवि हैं बाल कवि जी बैरागी। तो सबसे पहले हम हमारे जो कवि हैं उनका परिचय जान लेते हैं शॉर्टकट में, और फिर हम हमारी कविता की तरफ रुख करेंगे। तो जो बाल कवि बैरागी हैं, इनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1931 को रामपुर मंदसौर मध्य प्रदेश में। आपकी जो रचनाएं हैं, सूर्य उवाच है करोड़ों सूर्य, दीप निष्ठा को जगाओ, प्रतिनिधि रचनाएं और बाल रचनाएं इत्यादि आपकी प्रमुख कविताएं रही हैं। और आपका परिचय जो है, आप सांसद रह चुके हैं, पत्रकार भी हैं और शिक्षाविद के रूप में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार के रूप में बैरागी जी ने बहुत ख्याति अर्जित की है, इससे आप सभी परिचित ही होंगे। तो प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने सेनानियों की आन बान और शान एवं हमारे स्वाभिमान को दर्शाया है। तो बहुत ही सुंदर सी कविता है। आप सभी इस कविता का आनंद लीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बताओ तो सही अपने राष्ट्र ध्वज की जानकारी बताओ। तो आपको आपके राष्ट्र ध्वज के बारे में पता है। जैसे हमारा राष्ट्र ध्वज 3 रंगों का है। राष्ट्र ध्वज का जो आकार है वो किस प्रकार का होता है ये भी आप जानते ही हैं कि आयताकार आकार होता है, जिसे हम स्क्वायर कह सकते हैं। और रंगों का जो क्रम है, ऊपर केसरी रंग है, बीच में सफ़ेद रंग होता है और अंत में जो हरियाली का प्रतीक है हरा रंग होता है, ये आप जानते ही हैं। और बीच में एक नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो 24 घंटे सतत आगे बढ़ते रहने का हमें संदेश देती हैं, ये आप जानते ही हैं। और अधिक जानकारी आप और अपने कक्षा शिक्षक से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कविता की तरफ हम बढ़ते हैं। पराधीनता को जहाँ समझा श्राप महान, पराधीनता को जहाँ समझा श्राप महान। अब पराधीनता बोले तो दूसरे के अधीन रहना। पराधीन, परा यानी दूसरा, उसके अधीन रहना। तो किसी दूसरे के अधीन रहना ये एक किसी श्राप से कम नहीं है। तो बाल कवि बैरागी जी कहते हैं कि पराधीनता को जहाँ समझा श्राप महान, कण कण के खातिर हुए कोटि बलिदान, मरना पर झुकना नहीं मिला जिसे वरदान, सुनो सुनो उस देश की शूरवीर संतान। तो बहुत ही सुंदर सी पंक्तियां हैं। तो कवि इन शब्दों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ भारत में पराधीनता को क्या समझा जाता है, किसी श्राप से कम नहीं है। अगर हम किसी दूसरे के अधीन रहते हैं तो ये किसी श्राप से कम नहीं है। कण कण के खातिर जहाँ हुए कोटि बलिदान, और यहाँ पर एक एक कण की खातिर हमारे देश के करोड़ों लोग बलिदान हो चुके हैं। उन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। किसके लिए? इस देश की खातिर। मरना पर झुकना नहीं, मर जाएंगे पर हम दुश्मनों के आगे झुकेंगे नहीं, उनके सामने घुटने टेकेंगे नहीं। ऐसे कई शहीद, कई हमारे
शूरवीर हुए हैं जिन्होंने स्वयं गोली मार ली। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो अंग्रेज़ों के हाथ में चारों तरफ से जब उनको घेर लिया तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली, लेकिन वो अंग्रेज़ों के सामने कभी झुके नहीं। मैं मर जाऊंगा पर अंग्रेज़ों के सामने उनके हाथ में जीवित नहीं पकड़ा जाऊंगा, तो वो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। तो इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें समझा रहे हैं, मरना पर झुकना नहीं, मिला जिसे वरदान। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, यह एक वरदान ही है, ऐसा कवि कहते हैं। सुनो सुनो उस देश की शूरवीर संतान, सुनो सुनो उस देश की शूरवीर संतान। तो उस देश की जो संतान है वो कैसी होगी, आगे संतान भी कैसी होगी, शूरवीर होगी। तो जो जब बंधु हमारे मरना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे, तो उस देश की संतान भी शूरवीर ही होगी और वो भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ेगी, ऐसा कवि हमें संदेश दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम कविता की ओर। आन मान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे देश के जो लाल हैं, हमारे देश के सेना के जो जवान हैं, हमारे देश के जो सुपुत्र हैं, भारत माता के जो सुपुत्र हैं, उनके बारे में कवि इन दो पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि आन मान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने। हमारी धरती कैसी है, आन बान और शान की धरती है, अभिमान की धरती है, और वो क्या करती है, पैदा करती दीवाने, और मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। तो हमारी जो धरती है वो ऐसे दीवानों को पैदा करती है जो किसी के भी सामने झुकना नहीं जानते, बल्कि अपने शीश कटा देते हैं लेकिन कभी भी झुकते नहीं हैं। इसके बाद में दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कलकल करती। भारत माँ के आंचल में क्या कलकल करती है, दूध दही की नदियाँ। आप छोटे छोटे प्रश्नों को भी याद रखेंगे, अगर एक वाक्य में प्रश्न आता है तो इन्हें समझने का प्रयास भी करेंगे और इसका उत्तर भी आपको समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कलकल करती। दूध दही की नदियाँ हमारे भारत माता के आंचल में क्या बह रही हैं कि पहले दूध दही की नदियाँ बहा करती थीं। हीरा पन्ना माणिक से पटी है जहाँ की शुभ धरती। इस भारत माता की जो धरती है, पटी है बोले तो भरी हुई है। किससे भरी हुई है ये धरती, हीरा पन्ना और माणिक, हीरा पन्ना और माणिक से पटी है यानी भरी हुई है, जहाँ की शुभ धरती। हल की नोकें जिस धरती की मोती से मांगे भरती। हल की नोकें यानी जब जो किसान लोग होते हैं और किसान जब अपने हल चलाते हैं तो हल चलाने के बाद में वो जो एक रेख सी उमड़ती है, तो वो यहाँ पर कवि उसे मांग की उपमा दे रहे हैं। जिस प्रकार से महिलाएं अपनी मांग भरती हैं, उसी प्रकार से जब किसान लोग हल चलाते हैं और सीधी सी लाइन एक बन जाती है ज़मीन खोदने के बाद में, आपने वो दृश्य देखा ही होगा जब किसान लोग हल चलाते हैं। तो हल की नोकें जिस धरती की मोती से मांगे भरती। और फिर किसान क्या करते हैं, अनाज रूपी मोती उस मांग में भरते जाते हैं और उस मोती से क्या होता है, बहुत सारे जो अन्य मोती उगते हैं यानी अन्य अनाज की उपज होती है। तो उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती। और हमारे जो हिमालय है, हमारे देश का जो मुकुट है, उस हिमालय के शिखर पर, शिखर यानी बहुत ऊंचाई पर, चोटी पर हमारे देश की ध्वजा फहरती है। ये भी आपको प्रश्न आ सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना है कि इस हिमालय की चोटी पर देश की ध्वजा फहरती है। इस प्रकार से संपन्न धरती के हम रखवाले हैं, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो हल की नोकें जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर ऊंची ध्वजा फहरती। तो हिमालय के शिखर पर, हिमालय की ऊंचाई पर भारत की ध्वजा फहरती है।
रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि किसान किस प्रकार से खेत में हल चला रहे हैं। और ये आपको सीधी सी लाइन जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये देखिए, ये सीधी सी लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर कवि ने उसे किसी मांग की उपमा दी है। तो इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। और उसमें अनाज लगाया जाता है, बोया जाता है, तो इस प्रकार से अनाज बड़ा होता है, दाने आते हैं उसमें। तो रखवाले ऐसे धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। तो हमारे देश के जो रखवाले हैं, जो सैनिक हैं, वो रखवाले धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने। वो हाथ बढ़ाकर किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि वो मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। और मेरे देश के जो लाल हैं, मेरे देश के जो सुपुत्र हैं, वो कभी किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं मांगेंगे और किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि वो जो भी कुछ करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे और वही उनकी आन बान शान होगी। तो इस प्रकार से हमने ये कविता को जाना, समझा। और इसके बाद की और पंक्तियाँ देखिए कुछ। आज़ादी अधिकार सभी का, जहाँ बोलते सेनानी। आज़ादी अधिकार सभी का, जहाँ बोलते सेनानी। सेनानी क्या कहते हैं कि आज़ादी हमारा क्या है, आज़ादी हमारा अधिकार है। हमारे देश में प्रत्येक सैनिक सभी की आज़ादी का समर्थन करते हैं। और विश्व शांति के गीत सुनाती, जहाँ चुनरिया ये धानी। धानी यानी हरे रंग की जो चुनरिया है, वो क्या करती है, विश्व शांति के गीत सुनाती है। विश्व शांति के गीत सुनाती, जहाँ चुनरिया ये धानी। तो यहाँ पर विश्व शांति का जो गीत है वो नारियाँ गाती हैं, ये धानी। मेघ सांवले बरसाते, जहाँ अहिंसा का पानी। और जो सांवले सांवले काले से जो मेघ आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अहिंसा का पानी बरसाते हैं। मेघ सांवले बरसाते हैं, जहाँ अहिंसा का पानी। और यहाँ के लोग अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास करते हैं, यानी अहिंसा परम धर्म है। और इस प्रकार से वो अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। अपनी मांगे पूछ डालती, हंसते हंसते कल्याणी। और जब आपने देखा होगा, सेना पर जो जवान हैं, जब देश के लिए शहीद होते हैं, तो किसी का पुत्र, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई इस देश के लिए शहीद हो जाता है। और जब किसी का पति शहीद होता है, तो वो कल्याणी, यानी उसकी जो पत्नी है, उसे कल्याणी कहा गया है। तो वो क्या करती है, हंसते हंसते अपनी मांग पोंछ देती है। वो कोई भी कुर्बानी दे देती है कि मेरा जो पति शहीद हो गया है, अब हमारे देश के लिए ही शहीद हुआ है। और वो हंसते हंसते अपनी मांग को पोंछ डालती है। तो इस प्रकार से हमारे देश के सैनिकों के बारे में यहाँ पर सुंदर सा वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। ऐसी भारत माँ के बेटे, मान गंवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। तो ना क्या जाने, भारत माँ के जो बेटे हैं, वो कभी भी अपनी भारत का या अपनी माँ का मान नहीं गंवाएंगे, बल्कि उसकी शान के लिए अपने शीशों को कटा देते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ के खातिर मर जाना। इस देश में क्या पढ़ाया जाता है, क्या समझाया जाता है, बचपन से ही बच्चों को यह समझाया जाता है कि जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना। माँ बोले तो हमारी भारत माँ। तो इस मिट्टी की खातिर कई शहीद हो चुके हैं, कई सैनिक शहीद हो चुके हैं, कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश की खातिर, इस भारत माँ की खातिर। जहाँ सिखाया जाता केवल अपने करके अपना वचन निभाना। और हर हाल में लोग क्या करते हैं, वचन देते हैं। इसी देश में वचन देने पर उसे निभाने का भी पाठ सिखाया जाता है।
तो लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, और ताकि उनका जो वचन है कभी भी खाली ना जाए। उन्होंने देश को वचन दिया है। जब जो सैनिक होते हैं जब वर्दी पहनते हैं तो वो कसम खाते हैं और अपना एक वचन निभाते हैं कि हम कुछ भी होगा हर हाल में इस देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन कभी भी इस देश से गद्दारी नहीं करेंगे। इस देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन कभी भी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। इस प्रकार का वचन वो निभाकर अंतिम सांस तक इस देश की रक्षा करते रहते हैं। जियो शान से मरो शान से, जहाँ का है कौमी गाना। कौमी गाना ये इस देश का कौमी गाना है। क्या गाना है? कौम यानी एक प्रकार की कौम या जाति से संबंध, या राष्ट्रीय कौमी हम इसे कहते हैं। राष्ट्रीय कौमी भी हम इसे कह सकते हैं। तो हमारा राष्ट्र का कौमी गाना क्या है? राष्ट्र की जियो शान से मरो शान से। जियो शान से, हमको जीना भी शान से है और मरना भी शान से है। देखा होगा आपने, किसी शहीद की जब मृत्यु होती है तो उसका जनाजा निकाला जाता है, उसकी अर्थी को जब निकाला जाता है तो लाखों पब्लिक उसके पीछे बच्चा बच्चा पहने रहता जहां शहीदों का बाना। और हमारे देश का बच्चा बच्चा शहीदों की वेशभूषा पहने रहता है। बाना बोलो तो वेशभूषा या पहनावा जिसे हम कह सकते हैं। तो हमारे देश का बच्चा बच्चा क्या करता है? शहीदों का बाना पहना रहता है। शहीदों का बाना यानी जो देश के सिपाही हैं, सब सिपाहियों का पहनावा पहने रहते हैं। उस देश के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सैनिक किस प्रकार से कतारबद्ध होकर संचलन कर रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे उन्हें सलामी दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने इस कविता को समझा और जाना। इसके बाद में हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ देखिए, कुछ शब्द हैं। हटीले, हटी या जिद्दी हम उसे कह सकते हैं। कौमी यानी राष्ट्रीय, चुनरिया यानी चुनरी, और बाना यानी पहनावा या पोशाक। इस कविता में और भी कुछ कठिन शब्द हैं, वो हम पराधीनता जैसा होगा। पराधीनता यानी गुलामी या परतंत्रता, दूसरे के अधीन रहना, उसे हम पराधीन कह सकते हैं। उसके बाद में मान यानी इज्जत होगा। खातिर यानी के लिए या के वास्ते। शिखर यानी ऊंची चोटी जो होती है ना, उसे शिखर कहते हैं। कोटि यानी करोड़ों लोग, और ध्वजा यानी झंडा, और बाना यानी आपको पता ही है पहनावा। इस प्रकार से इसके शब्दार्थ हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद में पराधीन सपनहु सुख नाही। यहाँ पर विचार मंथन आपको दिया गया है कि पराधीन सपनहु सुख नाही। पराधीन यानी दूसरे के अधीन रहकर, दूसरे का गुलाम बनकर हमें कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए हमें आज़ादी की आवश्यकता होगी। जब व्यक्ति आज़ाद होगा विचार से, मन से, तभी वह अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो पराधीन सपनहु सुख नहीं, ये मानस की चौपाइयाँ हैं। तो उसका एक छोटा सा अंश आपको यहाँ पर दिया गया है, इस पर हमने विचार किया। इसके बाद में मेरा देश, इस विषय पर 4 पंक्तियों की कविता लिखो। तो यहाँ पर कविता आपको देख सकते हैं। मेरा देश महान है, दुनिया में उसकी शान है, देश का हर बच्चा बच्चा देश के लिए कुर्बान है। तो ये 4 पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप दूसरी पंक्तियाँ कुछ लिख सकते हैं। जरा सोचो तो, यदि तुम्हें 26 जनवरी के राष्ट्रीय संचलन में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? राष्ट्रीय संचलन बोलो तो 26 जनवरी की जो परेड होती है दिल्ली में, उस संचलन में यदि आप उसका हिस्सा बनते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो उसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि ये हम सब के लिए सम्मान की बात होगी, आपके लिए सम्मान की बात होगी कि देश की इस जो विश्व प्रसिद्ध परेड होती है उसमें सभी देशों में उसका प्रसारण होता है और सभी लोग उसे देखते हैं। तो उसमें अगर हमें हिस्सा लेने का मौका मिले तो ये हम सब के लिए गौरवान्वित क्षण होगा, हम सब के लिए गौरव का पल होगा। और भी इसके बारे में आप जानकारी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद में
अपने राज्यों की सुरक्षा व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन कौन से विभाग कार्य करते हैं, लिखो और बताओ। तो पुलिस विभाग होता है, वो हमारे जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर की रक्षा करता है। वहाँ पर चोरी डकैती या जो भी आपराधिक मामले होते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग सतत प्रयासरत रहता है। उसी प्रकार से महानगर पालिका है एक। महानगर पालिका पूरे हम जिस शहर में हैं उस शहर की सुव्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा लाइट व्यवस्था है, स्वच्छ पानी की आवश्यकता है, दवाई वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है, इन सब की जिम्मेदारी महानगर पालिका की होती है। रास्ते सड़क वगैरह ये सब सुव्यवस्था सुरक्षा के लिए महानगर पालिका कार्यरत होती है। उसी प्रकार से न्यायपालिका होती है, न्यायालय जिसे हम कह सकते हैं। वहाँ पर जो अपराधी होते हैं, अपराधियों को, दोषियों को सज़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से न्यायालय अपना कार्य करता है, न्यायपालिका अपना कार्य करती है, दोषियों को सज़ा देती है और जो निरपराध होते हैं उन्हें मुक्त करने का कार्य न्यायालय के द्वारा हमें हर व्यक्ति को उसमें न्याय मिलता है और हर व्यक्ति उसमें अपना सहयोग भी दे सकता है। अग्निशमन विभाग होता है, जो कहीं आग लग जाए या कुछ हो जाए, बिजली विभाग है वो अपना काम करती है। अग्निशमन, कहीं आग वगैरह लग गई तो उसे बुझाने का कार्य अग्निशमन के कर्मचारी वो भी अपनी सुव्यवस्था बनाए रखने में विशेष योगदान देते हैं। इस प्रकार से राज्य की सुरक्षा के लिए और भी बहुत सारे लोग प्रयासरत होते हैं। जैसे मिलिट्री विभाग हो गया, है ना, जैसे हम सेना कह सकते हैं, जल सेना, थल सेना अपने अपने इसमें विशेष योगदान देते हैं। तो इसके बारे में आप और अधिक अपने कक्षा शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं। वाचन जगत से किसी एक प्रयाण गीत का वाचन करो और गुट बनाकर शालेय समारोह में सुनाओ। तो एक प्रयाण गीत आप गा सकते हैं, यानी जो समूह में गाया जाता है और वो हम हमारी कक्षा में प्रयाण गीत कर सकते हैं। अब तक के भारत के प्रधानमंत्रियों के क्रमशः नाम और कार्यकाल की जानकारी ढूंढो और उसका चार्ट बनाओ। तो इसकी जानकारी आपको इसके आगे पेज जब आएगा तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। सभी प्रधानमंत्रियों के नाम क्रम से उसमें दिए गए हैं, उनका कार्यकाल है, वो किस पार्टी के हैं, ये चार्ट आपको आगे मिलेगा। उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा की ओर देखिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के सभी प्रकारों के वाक्य बनाकर लिखो और कोष्ठक में उनके प्रकार भी लिखना है। तो आप देख सकते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि संज्ञा के भेद, ये यहाँ पर आपको संज्ञा के भेद बताए गए हैं। संज्ञा के जो भेद हैं वो यहाँ पर जैसा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा है, ये संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा की परिभाषा आपको समझा चुके हैं पहले और संज्ञा का वीडियो भी आप उसमें देख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सभी वीडियो आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे। आप उनके वीडियो भी देखकर उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले व्यक्तिवाचक का एक वाक्य दिया गया है। मयूरी शब्द यहाँ पर है और इस मयूरी शब्द पर हमको वाक्य बनाना था। तो मयूरी दौड़ती है, तो यहाँ पर मयूरी किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लड़की, ये लड़की बोलो तो यहाँ पे लड़की जाति से संबंधित है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। लड़की खाना खा रही है, यहाँ पर इस पे लड़की को लेकर हमको वाक्य बनाना है, तो लड़की जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे लड़की जाति का वो प्रतिनिधित्व कर रही है। लड़कियाँ बहुत होती हैं, यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है। मयूरी किसी का नाम है, स्पेशल नाम है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति समझ में आ रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी सिर्फ मयूरी के बारे में ही बात हो रही है। यहाँ पे लड़की खाना खा रही है, तो कोई भी लड़की हो सकती है, तो इसलिए वो लड़की जाति का प्रतिनिधित्व है, तो लड़की जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में थकान देखिए, ये भाव प्रकट करता है, तो ये भाववाचक संज्ञा का शब्द हो गया। और यहाँ पर थकान शब्द को लेकर हमें वाक्य बनाना था। काम करते करते थकान आ गई, तो यहाँ पर थकान शब्द भी इस
स्पष्ट नज़र आ रहा है। पानी ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, तरल पदार्थ है ना, तो इसे हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक भी संज्ञा कह सकते हैं। तो नल से व्यर्थ ही पानी बह रहा है, तो यहाँ पर पानी शब्द भी इस वाक्य में आ गया। इसके बाद में देखिए दर्शक, यानी बहुत सारे लोग हो गए। दर्शक यानी देखने वाले जिसे हम कह सकते हैं, तो दर्शक कोई एक नहीं होगा, दर्शक गण। तो यहाँ पर गण शब्द लगा हुआ है, तो समूह से संबंधित है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। दर्शक गण खेल का आनंद ले रहे हैं। तो ये वाक्य संज्ञा के भेद हमने देखे यहाँ पर, ये आप आपकी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के बारे में भी हम व्याकरण में देख चुके हैं, और सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, यहाँ पर कुछ भेद यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये इसके सर्वनाम के प्रकार हैं, भेद हैं। और यहाँ पर इसका उदाहरण हमें दिया गया है, तो वह, यहाँ पर वह शब्द आ गया है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह पाठशाला जाती है, तो यहाँ पर वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई, यहाँ पर कोई शब्द आ गया है, कोई तुमसे मिलने आया है, तो यहाँ पर कोई मिलने आया है, उसे पहचाना नहीं गया है अभी, तो कोई शब्द अनिश्चितता को व्यक्त करता है कि कोई मिलने आया है। अगर कोई पहचान का व्यक्ति होगा तो उसको नाम लेकर बोला जाएगा कि अरे वो मिलने आए हैं आपसे। तो यहाँ पर कोई तो भी मिलने आया है, कोई अजनबी है, नया है, तो इसलिए वो अनिश्चय है, उसका पक्का पता नहीं है। लेकिन वही शब्द है, ये वही किताब है, वही है ना, ये निश्चय है, इसके बारे में पता ही है, ये वही किताब है जो गुम गई थी, या वही किताब है जो मैंने तुम्हें दी थी, है ना, ये वही किताब है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ये निश्चय का प्रतीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो क्या से प्रश्न तैयार हो रहा है, क्या आज सोमवार है, ये प्रश्न किया जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या शब्द प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। स्वयं ही, ये निजता का प्रतीक है, या स्वयं हम जिसे कह सकते हैं। तो सुनीता अपना काम स्वयं ही करती है, किसी दूसरे से वो काम यहाँ पर नहीं बोलती, तो स्वयं ही शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये निजवाचक सर्वनाम का प्रतीक है। तो आपको ये सर्वनाम और संज्ञा के भेद और उसके वाक्य समझ में आए होंगे। इसके बाद में बच्चों हम आगे देखते हैं विशेषण के भेद। देखिए अब विशेषण के यहाँ पर 5 परिणाम दिए हुए। पहला है परिमाणवाचक विशेषण के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। परिमाणवाचक, परिमाण यानी नाप तोल से संबंधित जो होता है उसे परिमाणवाचक हम कह सकते हैं। परिणाम अलग शब्द है और परिमाण अलग शब्द है। तो परिमाण यानी नाप तोल वाला और परिणाम यानी रिजल्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो गुणवाचक भी विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर पहला शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको मीटर। तो मीटर से हमको परिमाण नज़र आता है, परिमाण इसका नापतोल से संबंधित है। साड़ी लगभग 5 मीटर लंबी है। तो मीटर शब्द यहाँ पर किसका प्रतीक है? परिमाण का प्रतीक है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। कुशल, कुशल शब्द क्या है? गुण व्यक्त हो रहा है इसमें कि वह काम में बहुत कुशल है, अकुशल है, तो ये गुण का प्रतीत होता है। वह बहुत बुद्धिमान है, ये सब गुण हैं उसके, है ना। तो अमित कुशल गायक है, बहुत अच्छा गायक है, वो कुशल गायक है। अगर अकुशल गायक है तो अच्छा गायक नहीं है। तो अकुशल, अकुशल, बुद्धिमान, गुणवान, ये सब गुण के प्रतीक है, गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद में देखिए ये शब्द यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तो ये शब्द क्या है? ये मेरा घर है। तो ये सार्वनामिक है, सर्वनाम जिसे हमें पता है ना। तो ये शब्द यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। तो ये, वे, है ना, हम, तुम, ये सर्वनाम के प्रतीक शब्द हैं। तो ये अगर ऐसे शब्द आए तो तुरंत आपने समझ जाना कि ये सार्वनामिक विशेषण है। अब यहाँ पर संख्या नज़र आ रही है हमें। तो संख्यावाचक 5, 10, मैंने 5 किलो चीनी खरीदी। तो यहाँ पर 5 शब्द हमको दिखाई दे रहा है। मैंने 5 किलो चीनी
खरीदी, तो 5 शब्द क्या हो गया, संख्या का प्रतीक है, संख्यावाचक विशेषण हो गया। मैंने 5 किलो चीनी खरीदी, मैंने 10 किलो दाल खरीदी, तो ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर 5 हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर देखिए यह भी सार्वनामिक विशेषण है। तो यह फल मीठा है, बहुत मीठा है, तो यहाँ पर यह भी सार्वनामिक विशेषण नज़र आ रहा है। तो क्रिया को हमें समझना होगा। क्रिया के भेद जाने कौन कौन से होते हैं। क्रिया के भेद अकर्मक है, सकर्मक है, संयुक्त क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो इस प्रकार से इसके यहाँ पर हमें प्रकार दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए तैरती है अकर्मक है। मोहिनी जब कोई काम का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ता है तब वो सकर्मक हो गया, लेकिन मोहिनी सिर्फ तैर रही है, उसका परिणाम किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो वो अकर्मक है। अकर्मक क्रिया है यहाँ पर नज़र आ रही है हमें। मोहिनी तैरती है, तो तैरती है शब्द यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो वो अकर्मक है, बिना उसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। जब किसी वस्तु के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा उस पर प्रभाव पड़ता है तब उसे हम सकर्मक कहेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो मोहिनी तैरती है अकर्मक क्रिया है। कूद पड़ी ये संयुक्त क्रिया है। कूद पड़ी, यहाँ पर कूद पड़ी ये संयुक्त क्रिया है। तो ये इसका गीता तालाब में कूद पड़ी, तो कूद पड़ी ये है संयुक्त क्रिया नज़र आ रही है। सिखाना शब्द देखिए, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जैसा सिखाना, सिखवाया या सिखवाना, तो यहाँ पर सिखाना, सिखवाना या सिखवाया, ऐसे 3 प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। तो सीमा, यहाँ पर कॉमा लगेगा, सीमा शीला को तैरना सिखाती है, तो यहाँ पर सिखाती है यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। सिखवाना, तो किसी को दूसरे को सिखवाया जा रहा है, यहाँ पर दूसरे से ना, पिताजी बेटी को हारमोनियम सिखाना चाहते थे, तो यहाँ पे सिखवाना चाहते थे, सिखवाना शब्द आना चाहिए यहाँ पे, सिखवाना चाहते थे, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। और खाता है यानी मोहन आम खाता है। अब यहाँ पर देखिए मोहन खाने का काम कर रहा है और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से आपने अभी हम एक जो प्रश्न देख चुके थे कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल, उनकी सूची बनाना था कि अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री थे, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। तो उन्होंने अपना कार्य किया। उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा, पहला कार्यकाल। उसके बाद में गुलजारी लाल जी नंदा, इन्होंने पदभार संभाला 27 मई से लेकर 1964 तक, और वो 9 जून 1964 तक वो भी राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। उसके बाद में लाल बहादुर जी शास्त्री, उन्होंने भी तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला, और 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक वो भी राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। उसके बाद में फिर से गुलजारी लाल जी नंदा, जो 2 नंबर पे थे, आपने यहाँ पर देखा तो 2 नंबर पर थे, यहाँ पर उनका नंबर 2 ही दिया गया है फिर से। तो 11 जनवरी 1966 को उनका कार्यकाल शुरू हुआ, और 24 जनवरी 1966 को कुछ ही समय के लिए 13-14 दिनों के लिए उन्होंने अपना वो कार्यभार संभाला था, और फिर बाद में फिर से वे भी राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, आपको बता चुका हूँ। चौथे नंबर पर हैं इंदिरा गांधी जी। 24 जनवरी 1966 को फिर उन्होंने पदभार संभाला इसका, और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और 24 मार्च 1977 तक करीब 10 वर्षों तक उन्होंने इस पद को संभाला। वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थीं।
उसके बाद में 5वें प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई, उन्होंने 24 मार्च 1977 को पदभार ग्रहण किया और 28 जुलाई 1979 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया और वो जनता पार्टी के सदस्य थे। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी आए, वे 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने और 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री बने रहे और वो जनता पार्टी के ही सदस्य थे। इसके बाद में फिर से इंदिरा गांधी जी जो चौथे नंबर पर थीं वो भी आईं। फिर से 14 जनवरी 1980 को उन्होंने इस पद को ग्रहण किया और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 तक संभाले रखा उन्होंने और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थीं और जब उनकी डेथ भी शायद इसी दिन हुई थी। उसके बाद में उनकी मृत्यु के बाद 31 अक्टूबर को उनके सुपुत्र राजीव गांधी जो थे उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वे भारत के प्रधानमंत्री बने 7वें प्रधानमंत्री के रूप में। 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक वे कांग्रेस आय के सदस्य थे। इसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जनता दल से आए और 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 दिसंबर 1990 जनता दल के सदस्य थे वे। इसके बाद में पदभार संभाला 9वें प्रधानमंत्री के रूप में 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक जनता दल के सदस्य थे चंद्रशेखर जी। इसके बाद में नरसिम्हा राव जी आए और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। इसके बाद में अटल बिहारी जी वाजपेयी, उन्होंने 16 मई 1996 को ये पद ग्रहण किया और 1 जून 1996 तक वे प्रधानमंत्री रहे। कुछ ही समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। और इसके बाद में एच.डी. देवगौड़ा वे 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री बने रहे और वे जनता दल के सदस्य रहे। इसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल जी आए और 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक उन्होंने इस पद को ग्रहण करके रखा। जनता दल के सदस्य थे वे। इसके बाद में फिर से अटल बिहारी जी वाजपेयी आए 19 मार्च 1998 से लेकर 19 अक्टूबर 1999, करीब 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वे। और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तीसरी बार और 19 अक्टूबर 1999 से लेकर करीब 22 मई 2004 तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा। प्रधानमंत्री पद पर अटल बिहारी जी बने रहे और इसके बाद मनमोहन सिंह जी आए और 22 मई 2004 से लेकर 22 मई 2009 5 साल का कार्यकाल उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर बिताया और वे राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। इसके बाद में मनमोहन सिंह जी फिर आए 22 मई 2009 से लेकर 17 मई 2014 तक उन्होंने भी करीब 5 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य थे, नेता थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला। इसके बाद में अभी जो हमारे सबके माननीय नरेंद्र जी मोदी, वे प्रधानमंत्री बने और 26 मई 2014 से लेकर पदस्थ अभी भी वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। उन्होंने पद ग्रहण कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता हैं। तो आपने अभी जाना। इसके बाद में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर
और देखेंगे जो इस किताब में नहीं है, हमने मन से तैयार किए हैं। आप इसे अच्छी तरीके से समझो और अपनी कॉपी में लिख लो। तो बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखो। कवि के अनुसार पराधीनता को क्या समझा जाता है? तो कवि के अनुसार पराधीनता को श्राप समझा जाता है। दूसरा प्रश्न है, देश की धरती किस चीज़ से पटी पड़ी है या भरी पड़ी है? तो देश की धरती हीरा, पन्ना और माणिक से भरी पड़ी है। हल की नोकें किसकी मांग मोती से भरती हैं? हल की नोकें धरती माता की मांग मोती से भरती हैं। प्रश्न चौथा देखिए, हिमालय की चोटी पर क्या फहरता है? हिमालय की चोटी पर तिरंगा फहरता है। पांचवा प्रश्न है, कवि के अनुसार देश का कौमी गाना कौन सा है? उत्तर, कवि के अनुसार जियो शान से मरो शान से देश का कौमी गाना है। छठवां प्रश्न है और आखिरी, देश का बच्चा बच्चा कौन सी पोशाक पहनता है? तो इसका उत्तर है, देश का बच्चा बच्चा शहीदों की पोशाक पहनता है। इस प्रकार से बच्चों, ये प्रश्न आप पूरी अच्छी तरीके से याद करो और इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो लिंक है आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारे वीडियो को तुरंत देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।